भाई सीएसके की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है वो सिर्फ ये डिसाइड करने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे कैप्टन है या नहीं। पिक्चर उससे काफ़ी बड़ी है। स्टीफन फ्लेमिंग 18 साल बाद सीएसके से अलग हो चुके हैं। धोनी का 2027 में खेलना भी सर्टेन नहीं है, लेकिन वो सीएसके के कोचिंग सेटअप में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। फ्रेंचाइजी एक ऐसे नए कोच की तलाश में है जो सीएसके की फिलॉसफी को समझे और ऋतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी दोनों फाइनलाइज करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहने वाले हैं। तो एक तरफ देखो सीएसके क्लियरली अपने नेक्स्ट फेज को प्लान कर रही है और उस प्लान में ऋतुराज गायकवाड़ का रोल काफी बड़ा रहने वाला है। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या का सिनेरियो आता है, संजू सैमसन का सिनेरियो आता है। मान लो हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी के डिमांड्स के साथ सीएसके में आते हैं तो पूरा इक्वेशन बदल सकता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन रहने चाहिए या फिर नहीं। सवाल यह है कि सीएसके अपना नेक्स्ट ईरा किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। सबसे पहले ऋतु को कैप्टन बनाने के डिसीजन को देखो। मुझे नहीं लगता कि धोनी के बाद ऋतु को कैप्टन बनाना कोई गलत डिसीजन था। सीएसके को सक्सेशन प्लान बनाना ही था और गायकवाड़ ऑब्वियस कैंडिडेट थे। यंग थे, सीएसके के सिस्टम को समझते थे, बैटिंग से ऑलरेडी फ्रेंचाइजी को प्रूव कर चुके थे और उन्हें लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए देखा जा रहा था। इसीलिए 2024 में धोनी से ऋतु को कैप्टेंसी दिलवाना कोई मतलब इलॉजिकल डिसीजन नहीं था। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कैप्टेंसी हैंडओवर करना और कैप्टन को प्रॉपरली रेडी करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी को कार की कीज देकर ये नहीं बोल सकते कि भाई फार्मूला 1 के आप बेस्ट ड्राइवर बन जाइए। थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए भाई, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक्सपीरियंस चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी खुद की लीडरशिप आइडेंटिटी डेवलप करनी पड़ती है। और सीएसके ने ऋतु को स्पेस दिया भी था। 2024 से वो 2026 तक कैप्टेंसी का पार्ट रहे हैं। हालांकि 2025 का सीजन मतलब उनका सिर्फ 5 ही मैच का था। उसके बाद एमएस धोनी कैप्टन थे और वहीं से ऋतु के डिफेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आता है। अगर कोई गायकवाड़ के डिफेंस में ये कहे भाई 2025 में जो हुआ उसका पूरा ब्लेम ऋतु पे कैसे डाल सकते हो, धोनी भी आए थे, वो भी टीम को टर्न अराउंड नहीं कर पाए थे। ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। धोनी ने रिमेनिंग 9 मैचेस में कैप्टेंसी की थी और सीएसके सिर्फ उनके अंडर 3 मैचेस जीत पाई थी। अब ऑब्वियसली मैं ये धोनी को ब्लेम करने के लिए नहीं कह रहा। पॉइंट ये है कि 2025 की सीएसके की प्रॉब्लम्स जो थी वो कैप्टन से भी बड़ी थी। टीम कंपोजिशंस में होल थे, मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम थी, बॉलिंग डेप्थ का इशू था, ओवरऑल स्क्वाड बैलेंस काफ़ी क्वेश्चनेबल था। तो हाँ, 2025 को ऋतुराज के अगेंस्ट एक सिंपल कैप्टेंसी फेलियर बता देना अनफेयर है। लेकिन यहीं पर ऋतु के डिफेंस में एक प्रॉब्लम है, बिकॉज 2025 का सीजन एंड होते होते उसी सीएसके सेटअप पे हमें 2026 के लिए बिलीव करने के लिए वजह दी थी और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 2025 के एंड में भी लूपहोल्स होता, अगर सीएसके वही स्ट्रगल कर रही होती, अगर टीम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता तो ऋतु के पास 2025 को डिफेंड करने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता। लेकिन क्या हुआ, आखिर के 3 मैचेस में हमने 2 जीत हासिल करी थी, जहां पे एक बहुत ही बड़ा मैच आया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। एक स्टेटमेंट मैच आया था। 230 रन हमने बनाए थे, 147 गुजरात ने बनाए थे, 83 रन से हमने जीत हासिल करी थी, जहां से ऐसा लगा था कि भाई यार कुछ तो है इस टीम में। और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम ने एक डिफरेंट इंटेंट दिखाया था। बैटिंग क्लिक कर रही थी, यंगस्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बॉलिंग अटैक अच्छा कर रही थी, रिसोर्सेस फाइनली एक साथ क्लिक कर रहे थे और नेचुरली सबको लगा था कि भाई हाँ प्रॉब्लम है लेकिन ये टीम फिक्स हो सकती है। बस ऑक्शन में स्मार्ट चेंजेस करो, मिडिल ऑर्डर फिक्स करो, बॉलिंग डेप्थ लाओ, इंजर्ड प्लेयर्स वापस आए, कॉम्बिनेशंस बेटर करो और 2026 में सीएसके कमबैक कर सकती है। और यही वजह है कि 2026 की फेलियर को मैं सिर्फ इंजरीज या 2025 की प्रॉब्लम्स के नाम पर नहीं छोड़ सकता, बिकॉज 2026 में सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं थी। ऋतुराज गायकवाड़ फिट थे, उनके पास पूरा सीजन था, सीएसके के पास ऑक्शन की अपॉर्चुनिटी थी, मैनेजमेंट के पास 2025 की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का पूरा टाइम था और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के एंड में सीएसके ने खुद हमें दिखाया था कि भाई ये टीम ट्राई कर रही है और अच्छा कर सकती है। तो फिर 2026 में हम फिर वही प्रॉब्लम्स क्यों देख रहे हैं? और यही से ऋतुराज गायकवाड़ की एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। अब 2 सीजन का एक्सपीरियंस मिल चुका है। 2026 में उन्होंने पूरा सीजन कैप्टेंसी किया था, 2024 में उन्होंने पूरा किया था। तो अब मुझे ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ पोटेंशियल के लिए मतलब वाहवाही नहीं करनी कि भाई बहुत पोटेंशियल है, ये है वो है। भाई हमें प्रोग्रेस चाहिए। सबसे पहले बैटिंग। ऋतु का नेचुरल गेम जो है वो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल बैटिंग और इफेक्टिव बैटिंग में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, कैप्टन भी हैं, तो आपकी अप्रोच पूरी बैटिंग लाइनअप का टेम्पो सेट करती है। कब अटैक करना है, कब होल्ड करना है, कंडीशंस को कैसे रीड करना है, किस बॉलर को टारगेट करना है, ये सब बेटर होना चाहिए भाई। कई बार ऐसा लगा कि कैप्टनसी के प्रेशर उनके मतलब बैटिंग के ऊपर हावी हो रहा है और अननेसेसरीली कंजर्वेटिव बना रहे थे वो अपनी बैटिंग को। और अगर
कैप्टन खुद अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा है तो पूरी टीम कहां से भाई, तो पूरी टीम का टेम्पो सफर करता है। और फिर आता है वो पार्ट जहां पे फैंस का फ्रस्ट्रेशन मुझे और जेन्युइनली समझ में आता है। पोस्ट मैच का जो कह सकते हैं स्टेटमेंट्स था, भाई पता नहीं क्या क्या बातें अगर वो बोलते थे। ऑब्वियसली कभी पिच गलत रीड हो सकती है, कभी बॉलिंग यूनिट फेल हो सकती है, कभी एग्जीक्यूशन फेल हो सकता है, क्रिकेट में सब कुछ होता है। लेकिन जब टीम कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रही हो और कैप्टन के स्टेटमेंट्स फैन को ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने लगे तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरली बढ़ेगी। कभी सिंपली कह देना कि हाँ हमसे गलती हुई, कभी अपनी बैटिंग को ओन करना, कभी कॉम्बिनेशन को एक्नॉलेज करना, ये भी लीडरशिप है भाई। कैप्टेंसी सिर्फ फील्ड पे डिसीजन लेने का नाम नहीं है, फेलियर को ओन करना भी लीडरशिप है। ये नहीं कहना कि भाई 50 रन से ही हम लोग हारे, 7 जीत के साथ हम लोग काफी खुश हैं, हमारी बैटिंग अप्रोच काफी शानदार थी। बहुत सारी चीजें हैं जो ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसी बोली हैं जो देखकर मुझे घिन आती। लेकिन 2026 में यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ में थोड़ा सा डिफरेंट भी करना चाहूंगा, क्योंकि 2026 में सीएसके का जो इंजरी सिचुएशन था वो काफी नाइटमेयर तरीके से था। एलिस अवेलेबल नहीं रहे, ब्रेविस शुरू में अवेलेबल नहीं थे, आयुष मात्रे सीजन के बीच में इंजर्ड हो गए, खलील अहमद भी बाहर हो गए थे, आखिर में जाते जाते जेमी ओवर्टन भी बाहर हो गए, और भी प्लेयर्स मतलब इंजरी से गुजरे थे। तो हर चीज ऋतुराज गायकवाड़ के अकाउंट में डाल देना ये भी अनफेयर होगा। आप पेपर पे आइडियल 11 बना सकते हो, लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज बार बार इंजरी रूम में जा रहे हैं तो प्लानिंग ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। लेकिन इंजरीज सब कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करती हैं। जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। कई मैचेस में सीएसके ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ गई जहां पे बैटिंग ही छोटी लग रही थी। प्रशांत वीर जैसे प्लेयर्स को मतलब एक्सप्लोर नहीं किया गया, जहां उनके ऑलराउंड स्किल सेट को हम लोग मतलब प्रॉपर एक्सपोज कर सकते थे, वहां पे हमने वो नहीं किया। यंग प्लेयर को सिर्फ स्क्वाड में रखने से डेवलपमेंट नहीं होता है भाई, उनको गेम देना पड़ता है, उन्हें मीनिंगफुल सिचुएशंस में ट्रस्ट करना पड़ता है, उन्हें फेल होने का चांस देना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि नेक्स्ट गेम में वो क्या कर सकते हैं। और यही कैप्टेंसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ ये जानना नहीं कि टीम के स्क्वाड में कौन है, बल्कि कौन क्या ऑफर कर सकता है और कब ऑफर कर सकता है, कौन पावर प्ले में यूजफुल है, कौन मिडिल ओवर्स में मैचअप क्रिएट कर सकता है, कौन बैटिंग डेप्थ दे सकता है, कौन प्रेशर सिचुएशन में 2 ओवर्स निकाल के दे सकता है। प्लेयर की एबिलिटी समझना अलग चीज है और उस एबिलिटी को सही वक्त पर यूज करना अलग। फिर छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, अगर आप सीएसके की जेन्युइन अपडेट्स, रूमर्स और डेवलपमेंट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ फालतू में मसाला लगा के न्यूज को बड़ा बनाने के बजाय जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वही शेयर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो प्लीज आप जाके ज्वाइन करिए, और अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी करिएगा। चलो अब वापस ऋतु पे आते हैं। ऋतु के पास एक और इंटरेस्टिंग सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, धोनी। अगर धोनी सीएसके के कोचिंग सेटअप में इन्वॉल्व होते हैं तो इससे ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सीएसके ने ऋतु को बेक ऑफ लीड करने का मतलब 2 सीजन का कह सकते हैं टाइम दिया था, जहाँ पे वो इतने अच्छे तरीके से निकल के नहीं आए थे। तो यहाँ पे एमएस धोनी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम आ सकता है, जैसे कि गेम रीडिंग, प्रेशर सिचुएशंस, प्लेयर मैनेजमेंट, टैक्टिकल थिंकिंग। इन सब में धोनी कहाँ पे थे आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें बुक्स में नहीं मिलती हैं। और अगर न्यू कोच भी सीएसके की फिलॉसफी को समझने वाला ही आता है तो ऋतु के पास एक और प्रॉपर स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब भाई अब उन्हें कैप्टेंसी की कीज देकर ये नहीं बोलना कि जाओ बेटा बन जाओ, मतलब फिगर इट आउट। अब माही भी साइड में खड़े हैं, कोच भी है, बस आपके अंदर सीखने की मतलब इच्छा होनी चाहिए, लर्न करने की इच्छा होनी चाहिए बस। और यहाँ एक नाम नेचुरली डिस्कशन में आता है, संजू सैमसन। संजू के पास कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है, उनका रिकॉर्ड ऋतु से बेटर है। आरआर के कैप्टन के तौर पे उनका जो विन परसेंटेज है वो 49% रफली रहा था। वहीं पे ऋतुराज गायकवाड़ का हम लोग देखें तो 42-43% के आसपास है। तो संजू को कंप्लीटली इग्नोर करना भी फेयर नहीं होगा। लेकिन क्या वो नंबर्स इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि सीएसके ऑटोमेटिकली उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर रख दे? मुझे नहीं लगता। संजू अभी सीएसके में आए हैं, ऋतु के साथ उनकी लीडरशिप बैटल का कोई एविडेंस भी नहीं है, और संजू ने खुद कहा है कि भाई मैं ऋतु के अंडर खेलने के लिए रेडी हूं। तो एक्सपीरियंस बेटर है, नंबर्स भी बेटर है, लेकिन इतना भी ओवरवेलमिंग नहीं कि सीएसके जो अपना प्लान बना के आ रही है इतने सालों से उसको गिव अप कर दे और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर फेंक दे और संजू को कैप्टन बना दे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या का केस काफी डिफरेंट है। अगर हार्दिक को कैप्टेंसी के साथ सीएसके में आना है तो सीएसके के पास उन्हें सीरियसली कंसिडर करने की जेन्युइन क्रिकेटिंग वजह है, क्योंकि हार्दिक सिर्फ एक प्रूवन कैप्टन नहीं है, वो सीएसके के कई मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बैटिंग, फिनिशिंग, बॉलिंग ऑप्शन, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, मिडिल ऑर्डर। थ्योरेटिकली अगर एक प्लेयर मल्टीपल बॉक्सेस टिक कर रहा है तो अगर हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी की डिमांड करते हैं और ऋतु और संजू भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, ड्रेसिंग रूम में कोई रिजेंटमेंट नहीं होता या ईगो इशू नहीं होता है, तो सिर्फ इसीलिए हार्दिक को रिजेक्ट करना कि ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी कैप्टन है, मुझे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉजिकल नहीं लगेगा। टीम बिल्डिंग में सेंटिमेंट अच्छा है,
लेकिन अल्टीमेटली आपकी टीम को क्या बेटर कर सकता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और अगर हार्दिक पांड्या आते हैं कैप्टेंसी की डिमांड के साथ और कोई मन मुटाव नहीं है इन लोगों में, तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को हैंड ओवर कर देनी चाहिए कैप्टेंसी। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है, ऋतु का क्या? अगर हार्दिक कैप्टेंसी के साथ आते हैं तो ऋतु को कैप्टेंसी से हटाना पड़ेगा और फिर सीएसके को डिसाइड करना होगा कि क्या वो एक प्रूवन लीडर और मिडिल ऑर्डर सोल्यूशन के लिए अपने ओरिजिनल सक्सेशन प्लान को चेंज करने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। अगर हार्दिक जेन्युइनली मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो ये डिसीजन बिना फालतू का नहीं होगा। लेकिन अगर हार्दिक का डील कोलैप्स हो जाता है या वो कैप्टेंसी डिमांड के बिना सीएसके में आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी मतलब कंटिन्यू कर देनी चाहिए, लेकिन सेम ऋतुराज नहीं, इंप्रूव्ड ऋतुराज। इसीलिए मेरे लिए हायरार्की सिंपल है, हार्दिक कैप्टेंसी के साथ आते हैं, सिचुएशन जेन्युइनली डिफरेंट है बिकॉज वो कैप्टेंसी के साथ मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। संजू लेजिटिमेट कैप्टेंसी ऑप्शन है, लेकिन उनके नंबर्स इतने भी मतलब ज्यादा नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसे बाहर फेंक दे, और वो भी सीएसके सेटअप में अभी नए हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके ने ऑलरेडी उनके अराउंड सक्सेशन प्लान बिल्ड किया है, उन्हें 3 सीजन्स के लिए कैप्टेंसी एक्सपीरियंस करने दिया है और अब धोनी के साथ उन्हें प्रॉपरली ग्रूम करने का एक बहुत ही कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 2027 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट साइकिल का फाइनल सीजन है। उसके बाद मेगा ऑक्शन के साथ सीएसके का कोर फिर से रीशेप हो सकता है। मतलब सीएसके के पास 2027 में सिर्फ एक सीजन जीतने का टारगेट नहीं है, उन्हें ये भी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट फेज में किस टीम के साथ हम जाना चाहते हैं। अगर ऋतु को कंटिन्यू करना है तो प्रॉपरली बैक करो, धोनी के एक्सपीरियंस का यूज करो, राइट कोच लाना होगा, राइट प्लेयर्स प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन ऋतु को भी समझना होगा कि अब से पोटेंशियल काफी नहीं है, 2 सीजन का एक्सपीरियंस मिल चुका है आपको भाई, अब प्रोग्रेस दिखाई देनी चाहिए। मुझे 2027 में ऋतु से 4 बेसिक चीजें चाहिए। पहली, बेटर बैटिंग अप्रोच। भाई जिस तरीके से वो खेल लेते भाई मुझे नहीं चाहिए। अपने नेचुरल गेम को अननेसेसरीली सप्रेस मत कीजिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट कीजिए। दूसरी, बेटर रीडिंग ऑफ कंडीशंस। हर पिच को सेम टेम्पलेट से मत देखिए, मैच सिचुएशन को समझिए। तीसरी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज प्लेयर्स। आपके स्क्वाड में कौन क्या ऑफर कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जानना कि भाई ये ऑलराउंडर, ये बैट्समैन है, ये समझना इनफ नहीं है। कब उन्हें कहाँ पे यूज करना है ये समझना है। और चौथी, अकाउंटेबिलिटी। पोस्ट मैच में बिना फालतू की एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मिस्टेक्स को ओन करना। बिकॉज फैंस मुझे लगता है परफेक्ट कैप्टन नहीं मान रहे, वो एक ऐसा कैप्टन मानते हैं जो कि समझे अपनी टीम को। ये मत बोले कि 7 मैचेस जीत के हम लोग काफी खुश है, और बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि ऋतु के पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, नॉट टू बिकम धोनी, नॉट टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, नॉट टू साइलेंस क्रिटिक्स, बस अपनी कैप्टेंसी को जेन्युइनली मैच्योर करने का। तो ये मेरा टेक है ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी को लेकर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको सीएसके की न्यूज के साथ ऐसी ही डिटेल डिस्कशंस पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सीएसके की अपडेट्स के लिए आप वहां भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।